हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स। ये क्लास 11th का जो मैथ है उस मैथ का सबसे पहला चैप्टर है सेट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ की गाथा को स्टार्ट कर रहा होगा। यानी मैथ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मैथ को समझना है यानी पूरे क्लास 11th के मैथ को समझना है, पूरे क्लास 12th के मैथ को समझना है, तो इस चैप्टर के ही स्टार्टिंग से ही आप उन सबको समझ पाओगे। दैट मीन्स ये एक बेसिक क्लियर करेगा, ठीक है, मैथ को चलाने में। तो बहुत छोटा सा, बहुत सस्ता सा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस चैप्टर से आपका बहुत बड़ा, मतलब हम ये बोलें तो बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं कंप्लीट होगा बट एक बेसिक समझ आपके अंदर विकसित कर रहा होगा ये चैप्टर। और ये चैप्टर जो है एक्चुअल में क्या करेगा, तो आगे की जितनी भी पटकथाएं हैं उनको स्टार्ट करवाने में मदद करेगा। अब स्टार्ट कैसे होंगी कहानी, तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, आप पढ़ोगे सेट, ठीक है ना, आप पढ़ोगे सेट के ऑपरेशन पढ़ोगे, फिर मतलब सेट के ही अंदर पढ़ोगे इसके ऑपरेशन, और इसी में ऑपरेशन का इसी में से एक ऑपरेशन पढ़ोगे सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। और सेट्स के मल्टीप्लिकेशन को देखोगे कि इसी को हम लोग किस नाम से देख रहे होंगे, रिलेशन से। यानी सेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध। यानी जब हम दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिलेशन, संबंध। और ये आपको मैथ का सेकंड चैप्टर नजर आएगा। फिर इन्हीं में से कुछ स्पेशल रिलेशन को हम एक और नाम दे देंगे, फंक्शन। यानी सेट का मल्टीप्लिकेशन रिलेशन बना और रिलेशन स्पेशल अगर हो गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन यानी फलन। और अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो अभी जान लीजिए कि मैथ में एक्चुअल में हम किसको डील करते हैं, फंक्शन को डील करते हैं। ठीक है ना, यानी मैथ में हम जितनी भी बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कर रहे होंगे, फंक्शन के बारे में। यानी अगर हमको फंक्शन समझना है तो क्या समझना पड़ेगा, रिलेशन, क्योंकि फंक्शन है क्या सर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसका मतलब हमको रिलेशन समझना पड़ेगा। और रिलेशन क्या है, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। यानी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट या सीधा सीधा समझिए प्रोडक्ट है। अभी फिलहाल में ये समझिए कि प्रोडक्ट है। इसका मतलब हमको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा किसके, सेट्स के। इसीलिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेट। यानी मैथ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मैथ स्टार्ट होगा यहाँ से। भाई मैथ के अंदर हम डील किसको कर रहे होंगे, फंक्शन को, फलन को। लेकिन इसको समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये एक बेसिक समझ क्या करता है, देता है, ताकि हम आगे के चैप्टर्स को, आगे की कहानी को रन करा पाए। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेट से। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा सीधा बात करते हैं सेट के बारे में। तो सेट होता क्या है, तो मेनली सेट की अगर बात करेंगे तो सेट जो है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ number elements number are elements are object are member etc। ठीक है, क्या मैंने बोला, सेट क्या है, ये जो है सेट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका, नंबर का, एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट का, मेंबर का, या इस तरीके की जो भी चीजें हैं। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो सेट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने नाम सुना हो पहली बार सेट। भले ये मैथ में पहली बार आप सुन रहे हो सेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेट पहली बार सुना है। कैसे सर, अगर आपने अपने जीवन काल में चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, या अपने एनवायरनमेंट को समझा होगा, तो आप बहुत बार देख रहे होंगे। जैसे आप अपने घर में देखिए तो आपके घर में बर्तन का सेट होगा, जिस पे बैठते हैं वो सोफ़ा सेट होगा। तो ये सेट देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, बर्तन सेट, सोफ़ा सेट, ऐसे कपड़े का सेट होता है ना। तो इसमें क्या आता है, सेट। समझ आ रहा है। तो सेट में होता क्या, जैसे बर्तन सेट बोल दिया मैंने, तो बर्तन सेट में क्या होता है सर, बर्तन सेट में बर्तन से संबंधित जितने भी मतलब सामान होते हैं वो सब के सब आते हैं। जैसे बर्तन सेट में ये नहीं होता कि सिर्फ एक थाली आती है, नहीं, थाली आता है, ग्लास आता है, चम्मच आता है कि नहीं, प्लेट आता है, तो सब कुछ आता है जो खाना बनाने से रिलेटेड हो, है ना, जिसमें हम खाना खा सकते हैं और खाना बना सकते हैं। तो सब कुछ हो गया, मतलब सभी चीज़ों को मिला दिया गया, कलेक्ट कर दिया गया, तो क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। यानी पूरे बर्तनों को यदि मिला दिया जाए या कलेक्ट करके एक जगह पे रख दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो बर्तन सेट। ठीक, अच्छा, ऐसे ही सोफा सेट
मतलब सोफा सेट जब आप लेने जाते हो, मेनली आप कहते हो कि हमको सोफा सेट चाहिए, तो सोफा सेट में क्या होता है, सिर्फ एक सोफा देता है? नहीं, उसके साथ साथ आपको क्या देता है, आपको टेबल देता है, चेयर देता है कि नहीं है? तो कई सारे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे कि जब मैं सोफा सेट लेने जाऊंगा तो मुझे कई सारे ऑब्जेक्ट देंगे, और कई सारे ऑब्जेक्ट मिला के क्या बनेगा, सोफा सेट, है ना? यानी सोफा सेट सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबको एक जगह पे इकट्ठा रखना पड़ेगा, दैट मीन्स कलेक्शन करना पड़ेगा। यानी खाना बनाने वाले और खाना खाने वाले हर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, बर्तन सेट कहलाएगा। और उसी तरीके से बैठने से लेके सोने तक का जो भी सामान है उन सबका अगर मैं कलेक्शन रखूं तो क्या कहलाएगा, सोफा सेट कहलाएगा। क्लियर है? तो सेट में किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, और कलेक्ट करके उनको एक जगह पे रख दिया जाता है। और वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब ये जो शब्द वेल डिफाइंड है इसको समझिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन समझ में आ गया? सेट क्या है, ये कलेक्शन है, किस चीज का, किसी भी चीज का सर, किसी भी चीज का कलेक्शन कर दिया, लेकिन वो जो कलेक्शन है उसका एक नाम होगा और मेनली वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे मैंने बोला बर्तन सेट, तो मेरे हिसाब से सपोज कर लीजिए, मेरे हिसाब से बर्तन सेट का मतलब ग्लास हो गया, उसके साथ साथ थाली हो गई, उसके साथ चम्मच हो गया, और उसके साथ साथ मान लेता हूँ भगोना हो गया, कढ़ाई हो गई, ये हो गया 5। मैंने मान लिया कि यही बर्तन सेट में आएंगे, है ना? ये मेरे अनुसार है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है कि नहीं, बर्तन सेट में सिर्फ ये 5 नहीं आएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल क्या होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, मेनली खाना खाते हैं, है ना? उसी को हम डाइनिंग टेबल कहते हैं। तो उसके अनुसार खाना खाने से लेके मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब होनी चाहिए। तो आप केवल 5 का ग्रुप बना के नहीं बोल सकते कि बर्तन सेट है, नहीं, डाइनिंग टेबल भी होगा तभी वो क्या कहलाएगा, मतलब इन 5 के साथ वो छठा भी आना चाहिए, डाइनिंग टेबल भी आना चाहिए। तो 6 को लेके तब हम बोलेंगे बर्तन सेट। अब उसका मतलब मानना ये है कि बर्तन सेट में ये चीज़ें आएंगी। अब एक तीसरा पर्सन आता है, वो कहता है नहीं, सिर्फ डाइनिंग टेबल नहीं, मतलब ये 6 ही नहीं होंगे, और भी चीज़ें होंगी। यानी अगर देखा जाए तो बर्तन सेट का मतलब सबका मत अलग अलग होते जा रहा है ना? तो इस चीज़ को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, तब हम इसको सेट कहेंगे ही नहीं। सेट मतलब वेल डिफाइंड, मतलब जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो सिर्फ, मतलब मैंने मान लिया कि बर्तन सेट के अंदर 6 चीज़ें आती हैं, तो मेरे अनुसार अगर 6 चीज़ें आती है तो फलाने के अनुसार भी 6 चीज़ें हो, ढकाने के अनुसार भी 6 चीज़ें हो, और चीने के अनुसार भी क्या होनी चाहिए, 6 चीज़ें ही होनी चाहिए उसके अंदर। क्लियर है? अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी मैं और भी एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि क्लास के अंदर मतलब सभी टीचर्स थे, तो सभी टीचर से बोला कि क्लास के अंदर, मान लीजिए सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है ना? तो ये बोला गया कि हर टीचर से, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि ऐसा है कि आप क्या करेंगे, आप जो है क्लास 11th से जाके जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ढूंढ के, मतलब उनका एक नॉमिनेशन करेंगे या नामकरण करेंगे, नामकरण छोड़िए, उनका नाम लिख के दीजिए मुझे, सूची, एक लिस्ट बनाइए जिसमें क्लास 11th में ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो लिखा हो। ठीक है? अब मैथ वाले गए तो मैथ वाले ने एक लिस्ट बनाई, फिर ऐसे ही बायोलॉजी वाले गए, उन्होंने अलग लिस्ट बनाई, फिर फिजिक्स वाले गए अलग लिस्ट बनाई, हिंदी वाले गए अलग लिस्ट बनाई, इंग्लिश वाले गए अलग लिस्ट बनाई, सभी लोगों ने लिस्ट ला के दी। अब देखा गया उस लिस्ट में तो क्या देखा गया कि हिंदी वाले के अनुसार कुछ बच्चे जो क्या है, इंटेलिजेंट है, इंग्लिश वाले में वो अलग है, मतलब वो नहीं है, कोई और बच्चे इंटेलिजेंट कहे जा रहे हैं। फिर इसी तरह मैथ वाले में कोई और बच्चे इंटेलिजेंट कहे जा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो क्लास 11th के अंदर इंटेलिजेंट बच्चों की क्या है, पूरी की पूरी वैरायटी, मतलब वेरी कर रहे हैं। क्या वो कांस्टेंट है सबके अनुसार, फिक्स नहीं है ना? कोई बच्चा मैथ में ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई ज़्यादा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में इंटेलिजेंट है तो मैथ में नहीं है, ऐसी कहानी चल रही है ना? तो इस अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ, क्या वो सबके लिए वो इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है? नहीं। अगर एक बच्चा रामू मैं लूँ तो रामू अगर इंग्लिश में इंटेलिजेंट है तो मैथ में नहीं है ना? तो मैथ वाले टीचर की लिस्ट में वो नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो उस अनुसार मैं बोलूँ तो अगर मैं उनका कलेक्शन, यानी जो लिस्ट रखी गई है वो कलेक्शन ही तो है इंटेलिजेंट बच्चों का, बट वो सेट नहीं कहलाएगा, वो इंटेलिजेंट बच्चों का सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्चों का सेट इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उस वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब सबके अनुसार वो क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैं एक और बात बोलूं, जैसे मैंने बोला कि आगरा का जो ताजमहल है, ठीक है ना, आगरा का ताजमहल इस दुनिया का 7वां अजूबा है मेरे अनुसार, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। ठीक है? तो अगर वो पूरी दुनिया मानती है कि हाँ बहुत सुंदर है और ये दुनिया का 7वां अजूबा बन सकता है, ये नहीं बनना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो बात मैंने बोली है वो क्या है, वेल डिफाइंड बात है। ठीक है ना? आई बात समझ में? वेल डिफाइंड बात मतलब जो सबके अनुसार मान्य हो।
मैंने भी एक बच्चे को बोला कि ये लड़का बहुत ईमानदार है, ठीक है, मेरे अनुसार, क्योंकि वो मेरी हेल्प करता है, मेरे साथ काम करता है, मेरी हर बात मानता है, तो ईमानदार है, अच्छा लड़का है। लेकिन अगर मैंने दूसरे पर्सन से पूछा तो उस पर्सन ने कहा नहीं वो तो चोर है, उसने तो मेरे घर क्या किया था, चोरी, तो उसके अनुसार वो क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो ये जो बात मैंने बोली ईमानदारी की, वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने का मतलब वो सबके अनुसार मान्य हो। समझ में आया? ठीक है, तो हमें जब कलेक्शन बनाना है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कोई ऐसा ना हो जो ये आके बोल दे कि नहीं ये जो कलेक्शन है वो सही नहीं है, इसमें ये होना चाहिए था और या ये नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करूं तो मैंने बात किया यहाँ पे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि शुरुआती 20 सम संख्याएं, शुरुआती यानी फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो फर्स्ट 20 इवन नंबर मेरे अनुसार क्या होगा? फर्स्ट 20 इवन नंबर पहला तो 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, फिर 8 होगा। अच्छा 20 छोड़ो, मैं 10 लेता हूँ, तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 एंड 10, यही होगा। शुरुआती 10 सम संख्याएं यही तो होंगी, प्रथम 10 संख्याएं सम संख्या यही होंगी। ये किसके अनुसार है? मेरे अनुसार है, मेरे अनुसार है। तो दुनिया का और कौन सा व्यक्ति आएगा और वो कहेगा कि नहीं शुरुआती 10 या प्रथम 10 सम संख्या ये नहीं होंगी, इसमें कुछ और होगा? कोई और हो सकता है इसमें? नहीं। दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, कहीं का भी हो, वो सभी के लिए ये जो बात मैंने बोली हो क्या है? यही है कि नहीं है? यानी चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी जगह पे हो, वो कहीं पे भी हो, उसके लिए भी और मेरे लिए भी ये बात क्या है? सही है कि शुरुआती 10 सम संख्या यानी फर्स्ट 10 इवन नंबर जो होंगे वो यही होंगे सबके लिए। यानी ये जो कलेक्शन है ये भी तो एक कलेक्शन है, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे नंबर आ गए, तो ये क्या है? कलेक्शन है। और ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है। तो अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। किसका सेट कहलाएगा? फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर। समझ में आया? हाँ या ना? ये बात समझनी है। तो सेट क्या होता है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेट जो होता है वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट हो गए, नंबर हो गए, एलिमेंट हो गए, मेंबर हो गए, उन सबका एक कलेक्शन है। वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे अनुसार मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर जो मतलब बहुत प्रमुख किताबें हैं या बहुत अच्छी किताबें हैं, वो जैसे कि एक मैंने मान लिया कि महाभारत हो गया मेरे अनुसार, दूसरा रामायण, तीसरा मैंने अथर्ववेद मान लिया, ऐसे ही मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, फिर चौथा भगवत गीता मान लिया। मेरे अनुसार क्या है कि मेरे अनुसार ये है कि ये जो चारों की चारों किताबें हैं यही सबसे प्रमुख किताबें हैं, इसके अलावा कोई और हिंदू धर्म के अंदर किताब ही नहीं है, यही सबसे प्रमुख किताब है ना। यानी हिंदू धर्म का जो पूरा का पूरा ज्ञान है इसी में है और पूरी की पूरी परिभाषा इसी में है, इन्हीं चारों में है, और यही प्रमुख ग्रंथ है किसके? हिंदू धर्म के। तो मेरे अनुसार है, मैंने कलेक्शन बना लिया और मैंने बोल रहा हूँ कि ये क्या है? सेट है। ये क्या है? मैंने बोल दिया ये सेट है किसका? हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों के। पर ये जो मैंने सेट बनाया है क्या वो सबके अनुसार वेल डिफाइंड है? अभी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, है कि नहीं है। अथर्ववेद मैंने ऐड किया तो ऐसे ही 4 वेद होते हैं, है कि नहीं है। 4 वेद होते हैं कि 3 वेद होते हैं ये बताइए। चलिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 3 वेद 4 वेद? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चौथा मैंने लिखा है ना, ये अथर्ववेद है। क्लियर है? 3 इसके अलावा भी वेद देते हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि चारों में यही केवल मेन है, बाकी 3 तब क्या है? वो भी तो हिंदू धर्म के लिए ही बने हैं, है कि नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है वो सही नहीं है कि नहीं है। ये सिर्फ मैंने जो बनाया है ये मेरे अनुसार सही है, लेकिन बाकियों के लिए सही नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेट। सेट का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, समूह होना चाहिए। किसका? नंबर्स का, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट का या मेंबर का। ठीक है, नंबर क्यों बोला? क्योंकि मैथ की प्राइमरी चीज क्या है? नंबर है। बिना नंबर के मैथ चलेगा ही नहीं, है ना। और वैसे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस दुनिया में किसी का भी नाम है उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब उस नाम वाले शब्द को क्या बोलेंगे? नाउन। वैसे इस दुनिया में हम किसी भी चीज के कलेक्शन को, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा?
सेट कहलाएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल। अब अगर हम एक सेट की बात करें तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको थोड़ा समझिएगा। तो मेनली सेट अगर मान लीजिए हम मतलब कलेक्शन बना रहे हैं तो कलेक्शन को हम कहीं पे रखेंगे, तो कलेक्शन को रखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट का। किसका? कर्ली ब्रैकेट का। यानी जो कलेक्शन हम लेके आएंगे वो कलेक्शन किस में रहेगा? इन कर्ली ब्रैकेट में। और चूंकि ये किसी ना किसी चीज का सेट होगा, है ना, तो उस सेट को डिनोट करने के लिए, यानी सेट को डिनोट करके ऐसे किया जाएगा, तो कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। सर किसके कैपिटल लेटर से? अरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम क्या करेंगे? सेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब सपोज करो कोई फलाना सेट है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए। ठीक है, और ए जो होगा वो क्या होगा? कई सारे नंबर्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स का क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो उस कलेक्शन को हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। और कैसे रखेंगे? कॉमा के अनुसार सेपरेट करते हुए। जैसे जैसे मैंने क्या किया, मैंने शुरुआती 10 क्या रखे? नेचुरल नंबर रखे, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 हो गया। ये शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए मैंने कैसे रखा है, तो इनको कॉमा के अनुसार सेपरेट करके रखा है और इनको रखूंगा किसमें? कैपिटल सॉरी कर्ली ब्रैकेट में। और इसको मैं डिनोट करूंगा किससे? ए से। ये ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द, मतलब ए सेट क्या डिनोट कर रहा है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यानी यह एक या यह प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। क्लियर है बात? बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इनके एलिमेंट्स को दिखाएं, ये तो सेट को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। लेकिन अगर हम इनके अंदर के एलिमेंट को दिखाना चाहें, यानी इनको दिखाना चाहें, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच। आयो समझ में? इससे, यानी अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे और सेट को डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से, यानी ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके। क्लियर है? ये बात ध्यान रखें। तो सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से और सेट के एलिमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। रखेंगे कहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक। अच्छा, ये जो हमने रखा है अंदर, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे, मतलब हर एक टर्म, जैसे ये अपने आप में क्या है? एक टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये टर्म है ना। इस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? ये बोलेंगे हम कि ये सेट के क्या है? एलिमेंट है। वन क्या है? वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको एलिमेंट से बोलेंगे, या इसको मेंबर भी बोल सकते हैं। ऊपर जो लिखा है वही लिख रहा हूं मैं। एलिमेंट भी बोल सकता हूं, मेंबर भी बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं, इसके अलावा नंबर भी बोल सकता हूं। ठीक है ना? तो इतनी बातें मैं बोल सकता हूं। मैंने कई सारी बातें आपको लिख के दे दी। ठीक है, सेट क्या होता है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट्स मतलब सेट के अंदर जो कलेक्शंस है उनको क्या बोलेंगे और उनको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, वंस अगेन रिपीट कर देता हूं। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? नंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट और मेंबर्स का। ठीक है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो सेट को कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इनके अंदर जो कलेक्शन आपने रखा है उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मिलिए वो जो टर्म है ना, उस टर्म को क्या नाम देंगे? या तो एलिमेंट बोलेंगे, या तो मेंबर, या तो ऑब्जेक्ट, या तो नंबर। यानी वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, आर वन इज द मेंबर ऑफ सेट ए, आर वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए, आर वन इज द नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है ना? क्लियर है? और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि देखिए ये जो वन है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है ना। तो बिलोंग्स का साइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। तो ये जो साइन है, बहुत सारे साइन हमको यूज करने होंगे सेट के अंदर।
सेट बोला ना बेसिक है, पूरे मैथ के अंदर जितने भी साइन है सब सेट के अंदर यूज होंगे। तो मेनली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग टू। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन बिलोंग्स टू सेट ए, इसको याद रखेंगे, वन बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे हटाओ ब्रैकेट ब्रैकेट, वन बिलोंग्स टू सेट ए। यानी इसका मतलब क्या है कि वन जो है सेट ए से संबंधित है, बिलोंग्स टू का मतलब से संबंधित, से संबंधित। क्लियर है? तो वन क्या कर रहा है, ए से संबंधित है। ऐसे हम ये भी लिख सकते थे कि दो जो है वो भी बिलोंग कर रहा है, ऐसे बिलोंग मतलब उससे संबंधित है कि नहीं है, यानी सेट ए में आ रहा है। और दो भी क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है, या ऑब्जेक्ट है, या नंबर है। मैं वैसे एलिमेंट बोल रहा हूँ पूरे सेट के दौरान। अब मैं बार बार ये बातें नहीं रिपीट करूंगा, मेंबर ऑब्जेक्ट नंबर, चार बातें नहीं रिपीट करूंगा, एक ही बोलते हैं एलिमेंट। क्लियर है? तो टू इज द एलिमेंट ऑफ ए आर, टू बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर? तो कई सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए पहले आप इनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हम इनके रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए तो जितनी बातें मैंने बताई यहाँ पे साइड में कोने में लिख दी है, इसको आप छाप लीजिएगा। और मेनली कई लोग होंगे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे होंगे, तो टेंशन कोने बात का है। मैं चाहता ही यही हूँ कि आप इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल पे लेके आए, और जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं देखिए लिख दिया है, आराम से आप छाप लीजिए। चलिए अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी किस तरीके से हम समुच्चय का प्रदर्शन करेंगे, यानी एक समुच्चय किस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो समुच्चय जो होता है हमको तीन रूपों में नजर आएगा। कितने रूपों में? तीन रूपों में। पहला जो होगा वो होगा रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। इसको भूल के भाई वो रोस्टिंग मत समझ लीजिएगा जो यूट्यूब पे होती है। ठीक है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सर। तीसरे नंबर पे विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म। ये फॉर्म मतलब क्या होता है भाई? फॉर्म मतलब रूप। ये सब रूप देखेंगे कि सेट यानी जो समुच्चय है वो किन किन रूपों में दिखाई देता है, मतलब जब हम दिखाएंगे तो किन रूपों में दिखा सकते हैं। तो या तो रोस्टर फॉर्म में, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो विजुअल फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को एक और नाम दिया जाता है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को एक और नाम दिया जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक, विजुअल फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? कुछ नहीं, बस जो है वही है। ठीक है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ ग्राफिकल फॉर्म अगर मैं बोलना चाहूँ, या पिक्टोरियल फॉर्म भी बोल सकता हूँ। ग्राफिकल फॉर्म, एक सेकेंड, इसको पिक्टोरियल फॉर्म बोलते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, बोल लीजिए। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, मेनली प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म को बोला जाता है निर्माण रूप। ठीक है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ चित्र रूप। चित्र के रूप में हम अगर सेट को दिखाते हैं तो उसका चित्र रूप या विजुअल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है ना, और इसको मैं बोल सकता हूँ तालिका रूप। देखिए हिंदी में भी हो सकता है कि गलत हो, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट इंग्लिश एकदम करेक्ट है। और परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कि अंदर क्या आने वाला है उसी अनुसार मैं ये बात लिखता हूँ। तालिका रूप क्यों बोला? क्योंकि आपको ऐसे मिलेगा ही। ओके, ऐसे ही निर्माण रूप क्यों बोला? क्योंकि इसी फॉर्म में नजर आता है। और चित्र रूप क्यों बोला? क्योंकि इसी फॉर्म में नजर आता है। तो तीन रूपों में हमको सेट मेजरली दिखाई देगा, रोस्टर, सेट बिल्डर एंड विजुअल। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने सेट लिखा वही क्या है, वही अपना रोस्टर फॉर्म है। जैसे 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 सर, जैसे मान लीजिए हमने लिया कोई सेट ए, और इस सेट को मैं कैसे लिख रहा हूँ? ऐसे कि भैया ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाया, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐसे छाप दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया ना। दैट फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये जो आपने लिखा यही रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रोस्टर फॉर्म इज नथिंग बट, ये एक सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म मतलब ऐसे ही कि जो कलेक्शन है उनको लिख दीजिए। जैसे एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? जैसे स्कूल के अंदर जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है ना, स्कूल के अंदर टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मैंने सबसे पहले देखा निहारिका, निहारिका, सलोनी, सोनू, ठीक, किरण, प्रभात, मैंने ऐसे कलेक्शन लिख दिए। ये सभी कलेक्शन है, और इन कलेक्शन को कैसे लिखा है? सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स
क्या किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लगाए और सबको कॉमा के रूप में क्या किया, आइसोलेट करके लिख दिया। दैट फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में है कि नहीं है, कॉमा लगा के आइसोलेट कर दिया, काम खत्म। तो टेबल एक बन गई, बात खत्म। तो अगर इस तरीके से सेट नजर आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। क्लियर। अब सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म किसको कहते हैं, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर सेट की अपनी प्रॉपर्टी होगी। बर्तन का सेट ले रहे हो तो उस बर्तन के सेट की अपनी प्रॉपर्टी है ना, उसमें क्या खाना खाने वाली प्रॉपर्टी है कि हमने जो कलेक्शन रखे हैं उससे क्या हमको मिलेगा, खाना खाने वाले ऑब्जेक्ट मिलेंगे। उस कलेक्शन से हमको क्या मिलेंगे, खाना खाने वाले ऑब्जेक्ट मिलेंगे। यानी हर सेट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे याद रखेंगे रोस्टर फॉर्म हमेशा क्या किससे रिप्रेजेंट किया, मतलब कैसे होगा, कॉमा के रूप में, कॉमा के द्वारा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कॉमा के द्वारा एलिमेंट क्या किए गए होंगे, डिफरेंशिएट किए गए होंगे या आइसोलेट किए गए होंगे या सेपरेट किए गए होंगे। सबसे आसान लिख लीजिए सेपरेटेड होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या निर्माण रूप क्या होता है। तो जैसे मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 7 9 11 लिख दिया। ठीक है, ये सेट है। अब थोड़ा इस सेट को ध्यान से देखिएगा तो ये सेट के अंदर मैंने क्या लिखे हैं, कलेक्शंस लिखे हैं, नंबर्स के कलेक्शन लिखे हैं और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेट की प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो नंबर लिखे गए क्या है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें हम तो क्या है ये नंबर, तो सर ध्यान से देखिए आप, 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। दैट मीन्स ये जितने भी नंबर दिए गए इन सबके पास एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये सब ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जो 2 से बिल्कुल नहीं कटेंगी, है ना। और सर और एक ध्यान से गहराई में उतरिए तो एक्चुअल में शुरुआती यानी फर्स्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 ऑड नंबर है ना, शुरुआती 6 ऑड नंबर है। यानी मैंने क्या देखा, रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को देखा, उसकी प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो रखे गए हैं, अरेंजमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई है, या जो नंबर आए हैं, जो कलेक्शंस रखे गए उनके अंदर क्या है, सेम क्या सिमिलर है। तो सिमिलर ये कि सब के सब ऑड नंबर है और शुरुआती 6 ऑड नंबर है ना, है ना। तो मिल गया हमको प्रॉपर्टी, मिल गया। अब जब बिल मिल गया तो फिर टेंशन ही किस बात का है, तब तो हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। मेनली हम इसको लिखेंगे कैसे ये देखना जरूरी है, कैसे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मेनली ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे x इज सच दैट, मेनली यहाँ पे लिखेंगे x इज सच दैट एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि एंड के लिए आप ऐसे कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे एंड बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट 6 ऑड नंबर। ये जो लिखा मैं इसको और अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि भैया ये जो x है, मतलब x क्या है, व्हाट इज द x इज द एलिमेंट। x मतलब ये बोल रहा है कि एलिमेंट, जो सेट A के एलिमेंट है वो एक्चुअल में n है, वो एक्चुअल में क्या है, n है। x मतलब एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है मेनली वो क्या, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, n है। और मेनली n की बात क्या है कि n एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में n जो है ये फर्स्ट या 6 ऑड नंबर है। ठीक है, ये बोला गया है। तो n को बता दिया गया, देखो क्या बोला गया कि एलिमेंट जो है वो n है, और n क्या है, ये शुरुआती 6 क्या है, ऑड नंबर है। अब इससे नहीं समझ में आएगा, एक और मैं सेट लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं एक बी सेट लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ पे लिखा 4, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे लिख दिया 16, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया 25 लिख दिया, ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा ये कैसे नंबर है सर, ये सब के सब सर नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। जैसे ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है ना। यानी यहाँ पे जो भी चीजें नजर आ रही हैं एक्चुअल में स्क्वायर के फॉर्म में है, और एक्चुअल में किसकी स्क्वायर है, तो सर शुरुआती पांच नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखी गई है। तो अगर मैं इसका प्रॉपर्टी फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूंगा कि x इज सच दैट
एन स्क्वायर, यस आर नो? देखो मेरा एक्स और एन थोड़ा सा सेम बन जाता है, ये दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ, ये ऐसे एक्स, यहाँ पे एन स्क्वायर, एक्स इज सच दैट एन स्क्वायर, यानी एक्स क्या है, यानी एक्स मतलब फिर से एलिमेंट, एक्स मतलब एलिमेंट, किसके एलिमेंट सर? एलिमेंट है बी सेट के, तो बी सेट का जो एलिमेंट है वो एक्चुअल में एन स्क्वायर है, और के लिए हम क्या लगाएंगे? ऐसे, ये कॉमा, ठीक है, ऐसे। ये एन जो है, ये जो एन है ये बिलोंग्स टू, या ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना कि ये जो एन है बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। स्पेशली नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ से 5 नेचुरल नंबर भी लिख सकता था, तो काम बन जाता, ठीक है। या मैं इस चीज को लिखूंगा ना तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अब देखिए ये बार बार इतना लंबा चौड़ा है, कौन लिखेगा? तो नंबर में लिख देते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 5, लेस देन आर इक्वल टू 5। इससे क्या हुआ कि जो एन है, मतलब क्या बोला गया था कि एक्स यानी जो मेरे एलिमेंट है वो एक्चुअल में एन स्क्वायर के फॉर्म में है। मेरे जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है? एन स्क्वायर के फॉर्म में है, और एन जो है मेरा वो 5 से छोटा या 5 के बराबर है, ठीक है ना। आइए समझ में, इतना ना लिख के, देखिए यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा ना लिख के हम क्या डायरेक्ट डाल देंगे, ये कि n इज लेस देन आर इक्वल टू 5, और बन गया मेरा क्या, ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? प्रॉपर्टी फॉर्म कैसे बनता है? विजुअल फॉर्म तो यार चुटकी में 1 सेकंड में आप समझ जाओगे, ऐसे गोला मारना है, उसके अंदर एलिमेंट सरिया देना, गेम ओवर, समझ आ रहा है? तो विजुअल फॉर्म इज नथिंग बट, पूरा खेल इसमें है कि रोस्टर फॉर्म दे देगा, बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, या सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, बोलेगा रोस्टर फॉर्म बनाओ, तो पूरा गेम इसमें चल रहा होगा। इन्हीं के इंटर कन्वर्जन में आपको खेलना है, ठीक है। बाकी जब ये दोनों आएगा तो ये तो मैंने बोला ना छुरछुरी है, ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप एक गोला बनाओगे, गोले में सभी एलिमेंट्स को डाल दोगे, बन गया विजुअल फॉर्म, ठीक है। मेरी बात समझे? अगर समझे तो पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, और भी कहानियां देखेंगे, और भी क्वेश्चन देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा। चलिए, जितना पढ़ाया ये साइड में लिख दिया है, लंबा चौड़ा इंग्लिश है, लेकिन जितना समझना है उतने में आप समझ सकते हैं कि इसको ब्रैकेट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ब्रैकेट में रहता है, तो कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ भी रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये सेपरेटेड होता है कॉमा के द्वारा, ठीक है। इन सिंपल फॉर्म है ये। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसी को क्या होता है, क्या करना होता है, लिखना होता है, और उसके लिए हम हेल्प लेते हैं ये 2 या इसको, मतलब या तो आप 2 बूंद ऐसे डाल दीजिए, 2 पॉइंट डाल दीजिए, या इसको एक सीधी लाइन के थ्रू दिखा दीजिए, तो क्या दिखाएगा, सच दैट, ठीक है ना। और ये जो कॉमा लगाता हूँ उसको मैं किस लिए लगाता हूँ, एंड के जगह पे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, एक सेट लिया है ए, और ये किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है, तो देखिएगा ये 1 यहाँ पे है हमारे पास, उसके बाद फिर क्या है 27 है, फिर एक सेकेंड, यहाँ पे 8 है, फिर 27 है, उसके बाद फिर हमारे पास है 64, हाँ 4 चौके 16 चौके 64, 5 बचे 25 बचे 125, ये है यहाँ पे, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मतलब हमको प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी ये जो सेट्स के अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप देखें तो एक्चुअल में ये 1 कहाँ से आया होगा, तो 1 का क्यू करने पे आ गया होगा, ये 8 कहाँ से आ गया होगा, 2 का क्यू करने पे आया होगा, 27 3 का क्यू, 64 4 का क्यू, और 125 5 का क्यू, है ना। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना। इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है, मतलब जो सेट है वो एक्चुअल में शुरुआत के 5 क्या है, शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर से क्या है, क्यूब है, यानी घन है, ठीक है। अब मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ भाई, तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू यहाँ पे x मतलब x इज द एलिमेंट, एंड x इज सच दैट nq, x is such that nq, yes or no, x is such that nq, and n belongs to ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे लिख दो n belongs to, ऐसे लिखो n is less than or equal to 5, yes or no, लिख सकता हूँ मैं n a is equal to x लिखा है ऐसे, और x is such that nq and n belongs to n less than or equal to 5, क्या नजर आ रहा, ये तो सेट बिल्डर है ना, इसी को तो हम सेट बिल्डर बोलेंगे। मेनली ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म है, और ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर में कैसे लिखा समझ में आ गया, देखिए प्रॉपर्टी पकड़ी, प्रॉपर्टी पकड़ के लिख दी।
अब मैंने क्या बोला कि ये जो n की वैल्यू यानी नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से कहाँ तक है भैया, 1 से लेके 5 तक है, तो वही तो लिखा है, ये तो सबको पता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेस देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। इसको जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ अगेन। मिली देखिए, लेस देन मतलब मैंने लिख दिया x इज लेस देन 5, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल होता है भाई, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है, मुंह किधर खुला है, इधर है, 5 की ओर, यानी ये बोल रहा है कि x जो है ये 5 से छोटा है, यानी 5 बड़ा है, समझ में आया। यानी यहाँ पे लिखा है कि x 5 से छोटा है। अगर ऐसे होता कि x की ओर खुला होता, यानी x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x जो है 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा मतलब वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, यानी उससे कितना भी बड़ा रख सकते हो, लेकिन 5 नहीं रख सकते और 5 से छोटा नहीं रख सकते। यहाँ पे x 5 से छोटा है, दैट मीन्स 4 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता और 5 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 5 लिखा है, दैट मीन्स x जो है मेरा 5 हो सकता है, 5 से छोटा हो सकता है, बट 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ये कह रहा है 5 होगा, 5 से छोटा होगा, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और ऐसे चल रहा होगा। क्लियर है। ये होगा पूरा का पूरा x। लेकिन क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं आ सकता इसके अंदर, 6 कभी नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो x होगा वो 10 से बड़ा हो सकता है, 10 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा नहीं हो सकता। यानी अगर हम देखें तो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और यहीं पे एक बात और सीख लीजिएगा कि अगर कोई नंबर इंक्लूडेड है तो उस दौरान हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे ब्रैकेट अगर आपको नजर आ रहा है तो इसको आप बोलेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। आगे मैं पढ़ाऊंगा, बशर्ते आप यहाँ पे देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। और चूंकि इनफाइनाइट नहीं पता है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऐसे। इस चीज़ को पहले पकड़िए, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट कब यूज करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट तब यूज करेंगे जब हम किसी नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। जबकि ये वाला ब्रैकेट कब यूज करेंगे, जब हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ओपन ब्रैकेट है, दैट इज ओपन ब्रैकेट, और ये क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लियर है, ठीक है। तो 10 इंक्लूडेड है ना, 10 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब पता नहीं, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं भाई, लार्ज नंबर हो गया इनफाइनाइट, तो वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो वो हमको पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा है वहाँ पे, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस पर और ज्ञान दे देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा ज्ञान इसमें और बढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर और कहानी देखते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा, जैसे मेनली में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या सीधा सीधा ग्रेटर देन टू 5, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब मैं सेट बनाऊंगा। अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो मेरे लिए क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, यानी 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, है ना। कहाँ तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक होगा, है ना। अब मैं अगर इसको मतलब सेट के फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, क्या 6 इसमें इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है, हाँ 6 इंक्लूडेड है। अच्छा मैंने बोला ना कि इसमें, अच्छा 5 को लेके चलता हूँ, मतलब 5 पहले लिख लेता हूँ, क्या 5 इसमें आएगा, 5 आएगा। मान लो x इज ग्रेटर देन 5, क्या मतलब है इसका, 5 से बड़ा होना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे होगा। अब मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं लिखने से पहले गलती नहीं करूंगा, पहले लिखने का तरीका समझो। इसको हम कंटीन्यूअस सेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटीन्यूअस सेट, ठीक है ना। और ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो ऐसे नजर आ रहा है, ये इसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेट। इसकी बात भी मैं करूंगा, ठीक है। फिलहाल में मैं ये जो समझाना चाहता हूँ इसको समझ लो, ओपन और क्लोज का मतलब, और ग्रेटर है स्मॉल का मतलब। तो मेनली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या होगा, ये इंक्लूडेड होगा, है ना, और ये भी इंक्लूडेड होगा। क्या वो इंक्लूडेड होगा, इनफाइनाइट, बिल्कुल। बड़ा वाला हम कितना भी लेना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो सब इंक्लूडेड है। लेकिन इनफाइनाइट के केस में मत लेके जाइएगा, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हमेशा हम क्या रखते हैं, वो पता नहीं है ना, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे, ओपन ब्रैकेट। लेकिन ये 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो इसलिए हम इधर क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। लेकिन अगर हम 5 से काउंट करते, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लेके चलते, तब
तब सर इधर भी क्या लग जाता, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज 5 इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस सेट। क्या 5 इसके अंदर इंक्लूडेड है? नहीं, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 को छोड़ के न जाना है, 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी 5 नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट, और इधर भी ओपन लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं यहीं पे क्या लगा देता, यहीं पे इक्वल का साइन लगा देता, तो ये जो ओपन ब्रैकेट है इसको क्या करना पड़ता, क्लोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब हम 5 को भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। आई बात समझ में? यही फीलिंग है, यही इमोशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या मैंने बोला, जो मैंने बोला समझ में आया? आया ना? 4 सिंबल्स दिखा दिए, चारों को याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, जिधर मुंह खुला होगा उधर वाला नंबर बड़ा होगा। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसके साथ साथ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, इसके साथ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। और क्लोज्ड मतलब याद रखेंगे, इसका मतलब इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड मतलब वो नंबर लिया गया होगा जो साइड में होगा। और इसका मतलब ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब एक्सक्लूडेड है, यानी वो नंबर लिया ही नहीं गया है जो साइड में है। ठीक है, इन सिंबल्स को कभी मत भूलिएगा। मैथ के अंदर, सेट के अंदर, फंक्शन के अंदर, या पूरे मैथ के अंदर जान है, समझ लीजिए सिंबल्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मिटाता हूं मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन और देखें तब समझ में आएगा। जैसे हमारे सामने कुछ और है ऐसे ही, कि एक सेट है ए, और यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं कुछ ऐसे लिखे गए हैं, 1 प्लस, सॉरी पहले ही मैं रिवील कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, फिर अगला नंबर जो है हमारे पास वो है 5, फिर अगला नंबर है हमारे पास 10, फिर हमारे पास 7 है, 17 है, फिर हमारे पास 26 है, फिर हमारे पास 37 है, फिर हमारे पास 50 है, फिर हमारे पास 65 है। ठीक है, ये यहाँ तक दिया गया है एक सेट। अब इसका क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, मेनली प्रॉपर्टी पकड़ो, तो प्रॉपर्टी पकड़ी जाए। मेनली देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 70, 26, 37, 50, 65, पकड़िए प्रॉपर्टी। तो ये जो 2 है एक्चुअल में सर कैसे आया होगा, तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी है ना भाई सब में, जो यहाँ पे लगाओगे भाई इसमें भी होगा, भाई इसमें भी होगा, यही इसमें भी होगा। इस 5 को लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 को लिखना चाहो 3 स्क्वायर प्लस 1, 17 को लिखना चाहो 4 स्क्वायर प्लस 1, 26 को लिखना चाहो 5 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसको लिखना चाहूँ, मतलब इसको 6 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 50 को लिखना चाहूँ 7 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, और 65 को लिखना चाहूँ तो 8 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। यानी ये क्या हो रहा है सर, स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया, स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया, स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया, यही तो किया गया है ना। और ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। अब मैं इस चीज को अगर लिखना चाहूँ तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा x इज सच दैट n स्क्वायर प्लस 1, इसी फॉर्म में तो नंबर है, यानी जो हमारे एलिमेंट है वो n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है ना, स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में चल रहा है, तो स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 1, एंड n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n, मतलब क्या है सर कि n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, उसमें से किस में, तो मेनली n इज कहाँ तक गया है, 8 तक गया ना, इसका मतलब n इज लेस देन आर इक्वल टू 8। क्लियर है, बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये एकदम प्रॉपर सटीक फॉर्म है। आगे बनाने सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में जो चीजें दी गई हैं उनकी प्रॉपर्टी को पकड़नी है, और प्रॉपर्टी पकड़ के इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अगले केस में हमको क्या करेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, यानी ये दे देगा, और कहेगा हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, तो सिंपल इसने क्या बोला है, अभी इसको भूल जाओ, मैं पहले मिटा देता हूँ। समझ में आया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये हुआ है। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ 2 सेकंड के लिए। अब मुझसे ये बोला गया है कि ये देखो मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है,
अब कैसे करूँगा, तो इसमें बोला गया है कि जो मेरा एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, एन स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है, और एन इसमें लेना क्या है, नेचुरल नंबर लेना है। अब एन नेचुरल नंबर मैंने स्टार्ट कहाँ से था, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से लेके चलना है। और ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। बोलिए लिखा गया कि नहीं लिखा गया है कि n इज लेस देन आर इक्वल टू 8, यानी स्टार्टिंग तो पता चल गया क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग मुझे पता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है भैया, 1 से चलती हैं, 1 से चलती हैं इनफाइनाइट तक, है ना। तो स्टार्टिंग पता है और इंड इसने बोल दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे सबका मतलब जो भी नंबर मैं लूंगा उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है। सबसे पहले पहला नंबर 1 लूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, उसमें क्या कर दूंगा, 1 जोड़ दूंगा। अगला दूसरा नंबर क्या होगा, 2 होगा, भाई दूसरा नंबर यही होता है, दूसरा नंबर 2 है, उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है। फिर 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है, 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है, 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है, 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है, 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है, और 8 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 1 प्लस 1 2, ठीक ठीक। 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 27, सॉरी 26, 6 स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ दिए 37, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ देंगे 50, और 8 का स्क्वायर 64, 64 में 1 जोड़ देंगे 65। बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म देगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कर लेंगे, आया ना। यही तो दिया था, यहीं से इसको बनाए थे और देखिए इससे इसको बना दिए। क्लियर है। अब ये तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से हमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि पहले लिखिएगा कि जो मेरा एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। उसके बाद वो जो नंबर है मेरा वो कौन सा नंबर है, क्योंकि नंबर हमारे पास टोटल कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अभी मैं सबका सिंबल भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कौन सा नंबर है, ठीक, पहली बात तो ये वो लिख देंगे हम। उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक है ये भी लिख देंगे। जब हम नंबर लिखेंगे तो ये तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट है ना, लेकिन कहाँ तक है ये यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया, नोट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग कहाँ से है तो यहाँ से पता चल जाएगा, और एंड कहाँ से है तो यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। n इज द नंबर, x मैंने बोला ना, x मतलब एलिमेंट, और ये एलिमेंट किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, n स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो n है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये जो आपने लिखी है यही प्रॉपर्टी है कि मेरा जो एलिमेंट है किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी जो एलिमेंट है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। x इज द एलिमेंट एंड x इज सच दैट n स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स x n स्क्वायर प्लस 1 से की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी ये जो सेट ए आपने लिया है, इस सेट के सभी एलिमेंट 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 एंड 65 ये सब के सब क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ये बताइए हम प्रॉपर्टी दिखाएंगे नहीं तो वेल डिफाइंड बनेगा कैसे। हाँ, ये 2 क्या है, इट इज एन स्क्वायर प्लस 1, 5 क्या है एन स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई एन कैसे एन स्क्वायर प्लस 1, देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख लूंगा 5 को, ऐसे 10 को मैं क्या लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 1, 10 इज ऑल्सो फॉलोइंग द दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही 17 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 1, 26 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1। तो हर एलिमेंट इसके जो है n स्क्वायर प्लस 1 की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला था कि हर एक सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहे होंगे, और वही कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक बात ये जरूर नोट करके लिखेगा, क्या लिखेगा, नोट करके जो मैं अभी जस्ट समझाया हूं कि हर सेट के एलिमेंट के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब समान विशेषता, सभी एलिमेंट के पास, हर सेट के एलिमेंट मतलब हर मत बोलिए, एक सेट के एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी यानी समान विशेषता होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। भाई बिना प्रॉपर्टी के कौन सा सेट आप बोल दोगे, ठीक है ना, कहलाएगा। ठीक, प्रॉपर्टी मतलब एलिमेंट्स,
नो नो नो, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी विशेषता। ये प्रॉपर्टी है ना कि एलिमेंट के पास ये विशेषता है कि n स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, गुण है। क्या है ये, गुण है। हमारे सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं उनकी क्या गुण है कि ये जो एलिमेंट है वो सिर्फ किसको फॉलो कर रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 1 की बात, यानी गुण को फॉलो कर रहे हैं, है ना। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन से सभी एलिमेंट को मैंने कैसे निकाला है, इसी तरीके से तो निकाला है। 65 को कैसे निकाला, 8 स्क्वायर प्लस 1। 8 क्या है, वही n की जगह पे है, यहाँ पे दिखा दिया गया है कि n क्या है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये कहाँ तक गया है, 8 तक गया है, ठीक है ना। आपने बाकायदा बता भी तो दिया कि n क्या है, नेचुरल नंबर है और ये कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरी बात ना लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर, क्लियर आपको, ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोगों ने ये दोनों बातें सीख ली। अब हम तीसरी बात देखेंगे कि विजुअल फॉर्म क्या होता है। तो विजुअल फॉर्म यही लगे हाथ तो यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ तामझाम होता नहीं है, ठीक है। तो विजुअल फॉर्म देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो विजुअल फॉर्म मतलब क्या, एक तो गोला बना लीजिए और इन सभी एलिमेंट्स को ऐसे डाल दीजिए, 2, 5, 10, 17, 26, 37 एंड 50 एंड 64 आल्सो। तो ये सब एक किस में आ गए, एक गोले में। अच्छे से गोला बना देता हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए पॉज करिएगा, देखिए कौन बुला रहा है, सॉरी एमर्स। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे 2, 5, उसके बाद यहाँ पे 10 था, फिर उसके बाद 17, 26, 37, 50 एंड 64, और ये पूरा का पूरा एक गोले के अंदर रख दिया, और दैट इज़ योर सेट ए। बात खत्म। ये क्या है, एक सेट ए है। बस सीधा सीधा इसके ऊपर क्या लिख दीजिए, ए। ऐसे क्या लिख दीजिएगा, ए। याद रखिएगा, ये अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा होगा। मैपिंग में, रिलेशन पढ़ेंगे तो मैपिंग में इसका बड़ा रोल होगा। हाँ, विजुअल फॉर्म में जैसे आप आगे जाएंगे जब, तो आप पढ़ेंगे जब रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको दो सेट ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे एक और सेट आ जाएगा बी, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट भरे होंगे, भाई इस सेट में भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इमेज और प्री इमेज का। ये अभी आपके सर से नहीं ऊपर जा रहा होगा, हमको लग रहा है आपके बाल को भी नहीं टच कर रहा होगा। सर तो ये है, सर के ऊपर बाल है, तो बाल को भी नहीं टच कर रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल में बस मुझे ये बताना है कि भैया ये हल्का है, सस्ता है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, विजुअल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड विजुअल फॉर्म। रिलेशन हटाओ यार, अभी टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे से हल्का होके पढ़ते हैं, ठीक है। पिक्चोरियल, पिक्चोरियल फॉर्म, ओके, समझ आ गया। ग्राफिकल फॉर्म भी बोल सकता हूँ मैं। तो ये तीनों फॉर्म हम लोगों ने निपटा दिए, तो दूसरा टॉपिक भी खत्म। पहला सेट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है उनके पास, तो वो देख लिया, मतलब क्या कैसे डिनोट करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब बेसिक बातें। दूसरा रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, और कन्वर्जन कैसे करना है, सेट बिल्डर है तो कैसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर में, और रोस्टर है तो सेट बिल्डर में। और अगर ये दोनों है तो कैसे हम विजुअल फॉर्म में करेंगे, ये भी हमको समझ में आ गया, है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं था। अब तीसरे नंबर का टॉपिक स्टार्ट होता है सेट का, जिसका मतलब है टाइप्स ऑफ सेट। तो हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स इतना देखेंगे। आई होप आप आज की क्लास से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से रन कराएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपका काम क्या है कि ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप चले जाइए NCERT उठाइए, NCERT के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लगाइए, ठीक है। एक्सरसाइज आप शुरुआती मतलब पहला एक्सरसाइज लगाएंगे तो आराम से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन निपट जाएगा, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी निपट जाएंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।